and we have to find total flux coming out of this charge. तो हम यहाँ पे सबसे पहले r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़े से एरिया को कंसिडर करेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी सुविधा हो, थोड़ा सा छोटा एरिया कंसिडर करते हैं इसके सरफेस के ऊपर का, वो है ds। अब जब भी एरिया कंसिडर करोगे उसका नॉर्मल जरूर खींचना पड़ेगा, है ना। ये उसका नॉर्मल है एन कैप। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इसी के अलाउंग होगा, ई भी इसी के पैरेलल होगा, है ना। कैसे? क्योंकि प्लस चार्ज है और ये यहाँ पे कुछ भी टेस्ट निकालना है हमको, टेस्ट चार्ज प्लस रखोगे तो उसको वो रिपेल करेगा रेडियली आउटवर्ड। तो जो ई का जो वैल्यू होगा वो तो निकाल लेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा और एन कैप का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो जो डायरेक्ट एंगल है ना, किसके किसके बीच का है? एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई इक्वल टू कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों रेडियली आउटवर्ड आ रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, है ना। अब हम इस ds एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स निकालेंगे। ds एरिया से लिंक्ड फ्लक्स को हम d फाई हमेशा लेते आए हैं, वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ds। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमने निकाल के रख ली है, इतनी है 0, तो d फाई की वैल्यू आ गई ई ds cos 0, now cos 0 is 1, ई ds यहाँ तक आ गया, ठीक। अब ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी है? क्यू चार्ज से r दूरी पे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो E इक्वल टू कितना होगा? पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पे, तो ये होता है Q अपॉन r स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, E की वैल्यू रख दिया, तो d फाई जो है अब कितना हो गया? 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर ds। ये वैल्यू को इसमें रख दिया, आगे d फाई। अब हमको इस पूरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, तो हम हर बार इसको इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान रखना ये, है ना। आगे जब भी एप्लीकेशंस अपन 3 करेंगे थोड़े टफ पड़ते हैं, पर उसको करना जरूर है अपन को, है ना। तो फाई निकालना है, जैसे मैंने बताया था, जब भी फाई निकालना हो तो आप डी फाई को इंटीग्रेट कर देते हैं पूरी क्लोज सरफेस के लिए, ऐसा गोला यहाँ लगा देते हैं, डी फाई की वैल्यू रख देते हैं। डी फाई की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और साथ में क्या है? ds। पूरी सरफेस के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो इप्सिलॉन कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बचा ds। जितने कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ सकते हैं, आ गए। अंदर इंटीग्रेशन साइन में क्या बचा? ds। टोटल इंटीग्रल, इसको सरफेस इंटीग्रल भी कहा जाता है। अब ds मतलब ये जो छोटा सा एरिया है ds, इसका पूरे जितने टुकड़े हैं उनका इंटीग्रल मतलब समेशन होता है, याद रखना, है ना। तो इंटीग्रेशन के साइन में ऐसे ही दिखता है, उसको समेशन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा समझ लो कि ये जितने छोटे छोटे एरिया बनेंगे पूरी सरफेस पे, सब एरियाज का समेशन करना है। क्योंकि ये हमने स्फेयर लिया था, तो सभी टुकड़ों का समेशन स्फेयर का सरफेस एरिया होगा। तो जो इसकी वैल्यू होगी, है ना, दैट विल बी 4πr स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू है 4πr स्क्वायर, तो पूरा 4π इससे कटा, r स्क्वायर इससे कटा, बचा Q अपॉन ε0, खत्म हो गया, है ना, पूरा हो गया डेरिवेशन। तो गॉस थ्योरम का डेरिवेशन और स्टेटमेंट बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, तो सीधे 5 मार्क्स में जाता है ना। ये पूरा कर दिया हमने। इसको इस तरह से कहा जाता है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो अपन को उसको स्टेटमेंट लिखना रहता है और उसको प्रूव करना रहता है, ठीक। तो हमने प्रूव कर दिया, बहुत इजी था।
तो किया क्या, अगर थोड़ी शॉर्ट में समरी बनाए तो हमने सबसे पहले चार्ज Q लिया, हमको प्रूव करना था कि चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने उसके चारों ओर R रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया, है ना। अब उस स्फेयर के एक थोड़े से एलिमेंट्री एरिया, छोटा एक टेस्ट एरिया को ले लिया ds। उसके लिए हमने नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉ करा। नॉर्मल हमेशा बाहर की ओर होगा इसमें, परपेंडिकुलर। इसी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण E की वैल्यू हमने निकाली। E की वैल्यू भी रेडियली आउटवर्ड होगी, सो द एंगल बिटवीन देम दैट इज E एंड n कैप विल बी 0। फिर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना था, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाला। पूरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, तो फाई को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, फिर वैल्यूज रखा, लास्ट में आ गए सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया का पूरे एरिया के लिए समेशन, तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया हमने लिख लिया, है ना। इससे सरफेस एरिया क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया हुआ 4 पाई r स्क्वायर, सब कट के खुद ही बच गया। तो ये है फ्लक्स की वैल्यू, यही है गॉस थ्योरम, है ना। और गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है, देख लिया आपने। तो अब इसके बाद नेक्स्ट, अब गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन आज हम लोग कर रहे हैं, तो दैट इज वेरिफिकेशन और प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट अभी साल 23 में आ गया था ये, है ना। तो वैसे तो ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कर दिया, उसको 3 मार्क्स में डाल दिया था, है ना। इस तरह की चीजें वो लोग करते हैं, ब्लंडर्स, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अब हम कर रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसको यूज करना, ठीक। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, टू प्रूव या वेरीफाई कूलम्ब्स लॉ। कूलम लॉ कूलम ने दिया था, कूलम जी ने, लेकिन हम लोग उसको गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूव करें, है ना। कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक। अब ये जैसे मैंने बताया कि पुराना क्वेश्चन है, शायद मे बी 18 में आया, तो 4-5 में सीधे जाता है ना। लेकिन इस बार उन्होंने इसको 3 मार्क्स में रख दिया, तो ठीक है, अब करना तो पड़ेगा ही। या फिर उसके और वाली दूसरी चीज देखो जो बने, है ना, दोनों में जो सरल लगे। तो मुझे लगता है कि जो रेगुलर क्वेश्चन है उनको करना अपने लिए फायदेमंद रहता है ना। क्योंकि अपन उसको तैयार ऐसा कर लें कि चाहे 3 में आए 4 में आए, हम तो उसको 2 मिनट में कर डालें, इतना अच्छे से अपन तैयार करें। आखिर तो रेगुलर क्वेश्चन है, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, है ना। स्कोर भी मिलता है क्योंकि आप तैयारी कर सकते हैं पहले से ही। अब थोड़ा बड़ा पड़ जाता है लिखने में बस। तो अब हम लोग उसको करेंगे, टू प्रूव और वेरीफाई कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। अब हम इसको प्रूव करेंगे, हमको मतलब क्या दिखाना है, पहले बेसिकली ये समझते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे कहीं चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, है ना, वो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी R है, ये हमको दिखाना है ना। हेल्प किसकी लेंगे, हम हेल्प लेंगे गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने फॉर्मूला निकाला, नाउ दिस इज नोन एज कूलम्ब। इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम एक चार्ज Q1 ले लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी एक चार्ज Q1 ले लिया। अब इसके चारों ओर हम R रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया हमने इस तरह से, ओके। तो ये ऐसा समझ लो कि R रेडियस का स्फेयर। फिर से यहाँ पे हम एक छोटा एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे। कितना एलिमेंट्री एरिया लिया, टुकड़ा ds। वही चीज करेंगे जो अभी हमने करी थी, बिल्कुल ठीक। इस पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर की ओर होगा। इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर n कैप भी बाहर का होगा। फिर से एंगल बिटवीन, बहुत सरल है वैसे, है ना, E एंड n कैप थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स
यूजिंग टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो क्या है, 1 Q1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना यहाँ पे Q1 ले लिया क्योंकि अंदर चार्ज Q1 है, ठीक है। ऑल्सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई। फ्लक्स निकालने का तरीका डेफिनेशन वाला भी हमारे पास है ना, वो क्या है, डी फाई। इन दोनों में डी फाई की वैल्यू हम अभी निकालेंगे, क्या निकलेगी, ई डॉट डी एस। अब ये जो है ई डॉट डी एस की वैल्यू रखेंगे, है ना, ई को ई डी एस कॉस थीटा, और आगे बढ़ाते हैं ई डी एस कॉस जीरो इज 1, ई डी एस कॉस 0 1 हो गया, सरफेस। अब इसमें बस यहाँ पे ध्यान रखना कि आप ई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे, है ना। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जो ई की वैल्यू हमारे पास पुरानी है, कौन सी वैल्यू है पॉइंट चार्ज के लिए, ये है, ये वैल्यू कूलाम्ब लॉ से निकाली जाती है, तो हम इसको अब नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो हमने कूलाम्ब लॉ को यूज कर लिया, अभी तक हमने कूलाम्ब लॉ नहीं यूज किया है, तो हम इसमें से ई को बाहर निकाल देंगे, है ना। अंदर क्या बचेगा, ds। अब यहाँ पे ds का सरफेस इंटीग्रल, तो ई की जगह ds का सरफेस इंटीग्रल हमने अभी अभी करा था, पूरी सरफेस एरिया का समेशन, टुकड़ों टुकड़ों का सबका समेशन। तो ये दोनों जो फ्लक्स की वैल्यूज आई, एक ये गॉस थ्योरम की और एक हमने अपने डेफिनेशन से निकाला, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, है? तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग दीज टू, E into 4 pi r square is equal to Q1 upon epsilon naught। E की वैल्यू निकल आए, इसको निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर। ये आ गई E की वैल्यू, ठीक। अब ये वैसे E की वैल्यू अगर हम गॉस थ्योरम यूज करते, सॉरी पीछे जो हमने कूलम्ब लॉ यूज किया हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे E की वैल्यू किससे निकाला है, हमने गॉस थ्योरम को यूज करके निकाला है, ठीक। अब अगर यहाँ पे कहीं पे चार्ज Q2 रखें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, जबकि फील्ड E है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि when you are placing a charge Q2 on the surface of a sphere, the force experienced by it will be F is equal to Q2 into E। ये ध्यान रखना, किसी भी फील्ड E में जब चार्ज Q2 रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, वो है Q2 into E। अब इसमें E की वैल्यू जो हमने निकाली है वो रख देंगे, देखो क्या हो रहा है, 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर और साथ में Q2, ये आ गया उस चार्ज Q2 पे लगने वाला फोर्स। और इस तरह से ये वही स्टेटमेंट आ गया, है ना, फोर्स का स्टेटमेंट। दो चार्जेस अगर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, व्हिच इज सेम एज कूलम्ब्स लॉ। तो हमने कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अब की बार हमने जो फोर्स निकाला है वो गॉस थ्योरम को यूज करके निकाला है, तो इसीलिए इस प्रूफ को कहा जाता है कि हमने कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इसको बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, इसमें से ये दो चीजें निकाल ली जाती हैं तो बहुत शॉर्ट हो जाता है अपने लिए, है ना, याद रखने के लिए। पहला तो फ्लक्स निकलेगा गॉस थ्योरम से, दूसरा फ्लक्स निकलेगा जो डेफिनीशन है ई डॉट डी एस से, उससे, है ना। तो मैं उसको बहुत छोटे में करता हूँ तो वो फिर एक ट्रिक जैसा हो जाता है याद रखने के लिए, फिर एंड टाइम पे तुमको बहुत हेल्प करता है वो, ठीक। सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। ये चार्ज अंदर Q1 है, इसके चारों ओर स्फीयर है रेडियस r का, कुल फ्लक्स कितना निकलेगा यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक। अब इस सरफेस पे ध्यान दें तो उससे भी फ्लक्स जो निकल रहा है वो ई डॉट डी एस से निकाल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस।
ये बहुत छोटा हो जाता है इससे, है ना। इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो एंगल बिटवीन एन कैप है वो 0 हो जाएगा। अब इसमें से ई बाहर निकला, cos 0 1 हो गया, बचा ई डी एस, और डी एस का इंटीग्रल, डीएस का इंटीग्रल कितना होगा, ई इंटू 4πr²। ई की वैल्यू तुरंत निकल आई, बहुत छोटा हो जाता है, ध्यान रखना, है ना। ई की वैल्यू निकाल लिया, ये सेट कर लिया, क्या बना 1/4πε0 Q1/r²। यहाँ तक आ गए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इस पूरे स्फीयर पे कहीं पे भी आप देखोगे यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इसकी डिस्टेंस से बराबर है, तो सब जगह सेम फील्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे भी ई होगा, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी, डायरेक्शन बस बदलेगा। डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा इधर होगा रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे देखेंगे तो इधर होगा, और इसी तरह से इसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, है ना। तो अब जो है, अब हम यहाँ पे कहीं पे भी एक दूसरा चार्ज रख देते हैं Q2, अब उस पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर Q2 दैट विल बी F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। अब E की वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू हुई, और सेट कर देते हैं पूरा, तो 4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट निकाल दिया, दिस इज सेम एज कूलम्ब्स लॉ, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो पिछले 4 साल या 3 साल में 2 बार ये आ चुका है ना। तो ये चीजें बहुत बदल बदल के देते हैं वो लोग अल्टरनेट में। वैसे वेटेज इन्होंने गिरा दिया बस, वैसे तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम और वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सीबीएसई वाले भी इसको पूछते हैं, कूलम्ब्स लॉ वेरिफिकेशन प्रूव यूजिंग, ये दोनों बदल बदल के बहुत आते हैं ना, प्रूफ बाय गॉस थ्योरम, ठीक। तो ये 5 मार्क्स के वेटेज के क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये हुआ पहला चैप्टर पूरा, है ना, बिल्कुल पूरा हो गया। इसमें 3 चीजें रह गई हैं, 3 बड़े डेरिवेशन है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 0 है, लेकिन अपन को करेंगे मे भी क्लास में या फिर कभी, है ना। वो मैं बता देता हूँ, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस का निकालना रहता है ना, उससे कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है। एक लंबी वायर को अगर चार्ज दे दें तो इससे r दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, इस पे चार्ज दे दिया तो पूरा फैल गया, अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना, है ना। उसके कारण यहाँ पे अब वो फील्ड का जो पुराना फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज वाला, वो यहाँ पे फेल हो जाता है ना। एक चार्ज होता तो हम ये लिख देते, बहुत सारे चार्ज हैं, इसका भी यहाँ फील्ड होगा तो इसका भी तो कुछ असर पड़ेगा, इसका भी कुछ असर पड़ेगा, तो ये सब चार्जेस का असर पड़ता है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है ना। और उसी को हेल्प, किसकी हेल्प से हम निकालते हैं, ये सब सिचुएशन को हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से बहुत इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा है, चार्ज्ड वायर, इसका फील्ड। फिर दूसरे नंबर पे आता है चार्ज शीट, चार्ज शीट प्लेन शीट जैसे होता है ना पेपर, ऐसा इनफाइनाइट लंबाई की। अब उसमें इसमें लेमडा यूज होगा, लेमडा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या यूज होगा, वो पूरी शीट पे फैल जाएगा चार्ज सरफेस पे, तो उसमें ये यूज होगा। अब ये समझ लो कि इस पेपर, ये जो हमारा बोर्ड है, अगर इसको हम चार्ज दे दें तो पूरी जगह पे चार्ज फैल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा ऊपर एक पॉइंट ले लें तो ये वाले चार्ज का भी असर पड़ेगा, यहाँ वाले का भी, यहाँ वाले का भी, पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट पड़ेगा इस पॉइंट पे, और वो फिर से कूलम्ब्स लॉ से निकालना पॉसिबल नहीं है। अगेन वी विल बी यूजिंग गॉस थ्योरम, और सिचुएशन सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक। थर्ड नंबर है एक चार्ज हॉलो स्फीयर लेते हैं, चार्ज हॉलो स्फीयर, ये तीनों एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम कहलाते हैं, है ना, और इनको अपन को करना है, पेंडिंग है, ठीक है, ध्यान रखना आप भी। तो उसमें भी क्योंकि वो हॉलो स्फीयर है तो उसमें भी फिर से सिग्मा ही यूज होगा,
है ना, क्योंकि वॉल्यूम वाला अभी पॉइंट नहीं आ रहा है, वॉल्यूम वाला वो अपने कोर्स के बाहर कर दिया उन्होंने, है ना। अभी रिसेंट में स्फीयर कट किया था, फिर उन्होंने डाल दिया, वो ऐसा करते रहते हैं, पर इसमें से अपने एमपी बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, लेकिन फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, है ना, और उसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमने उसको पेंडिंग रख दिया है, पहला चैप्टर इस तरह से पूरा हो रहा है इसको छोड़ के, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा का पूरा, और अब फिर आज के लिए इतना क्लोज करते हैं, है ना। तो ठीक है बेटा, चलिए, हो गया ये।